हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है प्राइमरी सोर्सेस। इसके पहले डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैटेगराइजेशन कैसे हुआ था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कैसे बना, किन लोगों ने इसके बारे में बताया। और आज हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंटेड यानी कि डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज वो होते हैं जिसको किसी ना किसी मीडियम, किसी माध्यम में कहीं रिकॉर्ड किया जाता है। वो फॉर्मेट आपका पब्लिश्ड हो या ना हो, लेकिन एक रिकॉर्डेड डेटाबेस हमारे पास ज़रूर रहता है। तो सबसे पहले प्राइमरी सोर्स क्या है? प्राइमरी का मीनिंग ही क्या होता है? बेसिक होता है। बेसिक यानी सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया गया हो कोई भी चीज़। अब पहली बार रिकॉर्ड करने का मतलब है कि वो काम ही पहली बार हुआ होगा। तो काम का मतलब मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहा है। अब एक ही टॉपिक पे कई लोग रिसर्च करते हैं, तो जिसने सबसे पहली बार किया होगा उसका तो प्राइमरी में आया। तो क्या अगर दूसरा कोई कर रहा है तो वो प्राइमरी नहीं होगा? बिल्कुल प्राइमरी होगा, क्योंकि उसने आइडिया तो लिया है लेकिन उसके रिजल्ट्स अलग होंगे उसमें जो वो काम करके देगा। तो रिसर्च भी जो है वो हमारा प्राइमरी में ही आता है। अभी हम आगे इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। प्राइमरी सोर्स क्या कहता है कि इंक्लूडिंग आइडिया, इसमें कोई एक नया आइडिया हो सकता है किसी का जिसके ऊपर वो काम कर रहा है। न्यू इंटरप्रिटेशन, मैंने अभी आपको जो बताया, कोई एक ऐसा आइडिया जो पहले से कोई दे चुका है, उस पर काम हो चुका है, लेकिन मेरा जो इंटरप्रिटेशन है उसी आइडिया को लेकर के वो अलग होगा, तो वो भी प्राइमरी सोर्स में आ जाएगा। अब कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो एक ही एक्सपेरिमेंट का हर बार सेम रिजल्ट आना ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये भी प्राइमरी सोर्सेज में आ जाते हैं। Primary sources are those sources which contain original information that has been published, reported or recorded for the first time। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो नया है, पिछले वाले से कुछ अलग है, उसको पहली बार रिकॉर्ड किया गया है, वही हम प्राइमरी मान लेते हैं। कोई ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, आइडिया भी हो सकता है। अब इंफॉर्मेशन टेंड्स टू बी लेटेस्ट एंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल इन अ पीरियोडिकल। कैसे हमें पता चलती हैं? जब हम प्राइमरी सोर्सेज के इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कि प्राइमरी सोर्सेज की कैटेगरी में क्या क्या आता है, तो उसमें पीरियोडिकल का नाम तो हमने सुना ही है। पीरियोडिकल में क्या पब्लिश होता है? आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए क्या आता है? इसमें मोनोग्राफ है, रिसर्च रिपोर्ट है, पेटेंट है, डिजर्टेशन है, ये सारी की सारी प्राइमरी सोर्सेज के इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि किसी भी एरिया में जो काम हो रहा है, जैसे हम लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल्स हैं, तो हमारी फील्ड में जो नया काम हो रहा है वो कैसे हमें पता चलता है? जर्नल्स के माध्यम से पता चलता है। रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या नए एडवांसेस हैं टेक्निक में, नया क्या सॉफ्टवेयर आया है, ये सारा प्राइमरी सोर्सेज में आता है। तो फर्दर इसमें देखते हैं कि क्या क्या प्राइमरी सोर्सेज में इंक्लूड किया गया है। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है पीरियोडिकल्स का। अब पीरियोडिकल्स की 3 कैटेगरी होती हैं। पीरियोडिकल सुन के, जनरल सुन के कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिनोनिमस की तरह ही यूज़ होते हैं, थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होता है। पीरियोडिकल का क्या मतलब है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद पब्लिश हो। अब वो टाइम पीरियड जो है वो रेगुलर भी हो सकता है, रेगुलर इंटरवल्स में आ सकते हैं या इरेगुलर इंटरवल्स में भी आ सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को हम डेलीज़ की कैटेगरी में रखते हैं, बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हर न्यूज़पेपर जो है वो डेली ही आए, कुछ वीकली भी होते हैं। तो ये इसमें ये चीज़ है। अब पीरियोडिकल इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। अ पीरियोडिकल इज़ अ पब्लिकेशन विद अ डिस्टिंक्ट टाइटल विच अपीयर्स एट स्टेटेड और रेगुलर इंटरवल विदाउट प्रियोर डिसीजन। यानी इसमें ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता है कि इसका लास्ट इशू जो है वो कब आएगा या कौन सा होगा। पीरियोडिसिटी इसकी प्री डिफाइंड नहीं होती है कि क्या ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर इंटरवल में ही आए, इरेगुलर भी हो सकता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? आर्टिकल हैं, एडिटोरियल्स हैं, स्पेसिफिक कॉलम्स होते हैं, स्टोरीज़ होती हैं। अब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला कि इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, यानी हर एक तरह का जो भी पीरियोडिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, इनको इंक्लूड करके पीरियोडिकल्स नाम दिया गया है। और इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी है एकेडमिक जर्नल्स की। स्कॉलरली पीरियोडिकल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये एकेडमिक से रिलेटेड है। अब ये क्या कह रहा है कि अब एकेडमिक वर्ड जुड़ गया, मतलब इसमें आपको एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब ऐसे जर्नल्स जो कि हमारी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी के बारे में बात करेंगे या एक ही डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे, उसमें नया क्या ट्रेंड चल रहा है, नए क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर्स क्या आ रहे हैं, और वो जो मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस है कहाँ ग्रो कर रहा है, क्या नए अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, कहाँ पे पेपर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये स्कॉलरली पीरियोडिकल्स की कैटेगरी में आ जाती है। तो ये एक हमारा एक टाइप हो गया। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, क्या दिया है? जर्नल ऑफ हिस्ट्री,
ऑफ साइंस, दूसरा है जर्नल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं, ये स्कॉलरली पीरियोडिकल्स के हैं, यानी एकेडमिक्स से रिलेटेड हैं ये। और इसमें लिखा क्या है, इसका जो टारगेट यूज़र होता है वो एक रिसर्च स्कॉलर भी हो सकता है, फैकल्टी भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, जो उस एक स्टडी ऑफ एरिया में काम कर रहे होंगे। दूसरा आता है ट्रेड जर्नल। ट्रेड और कॉमर्स वर्ड जो है वो हमेशा इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज होता है। इंडस्ट्रीज़ यानी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं जो काम कर रही हैं, तो उनकी एरिया में भी तो नया डेवलपमेंट होता रहता है, नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, वो भी अपने आप को अपडेट करते हैं, प्रोडक्ट बनाने का नया तरीका होता है, मार्केटिंग के नए तरीके होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जो अपडेट होती है वो उनको कैसे मिलेगी, वो ट्रेड जर्नल्स के थ्रू मिलती है। अब अभी जैसे यहाँ पे स्कॉलरली जर्नल वाला कॉन्सेप्ट था, इसमें एक वर्ड आता है पीर रिव्यूड का, यानी यहाँ पे मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस का कोई जर्नल है, उसमें मैंने एक आर्टिकल भेजा है पब्लिश होने के लिए, तो मैंने भेजा इसलिए वो थोड़ा ना उसको उसमें पब्लिश कर देंगे, वो तो पहले उसको चेक करवाएंगे। चेक कैसे करवाएंगे, लाइब्रेरी साइंस का कोई एक्सपर्ट होंगे अपने फील्ड के, उनको वो भेजा जाएगा आर्टिकल रिव्यू के लिए, वो उसको पढ़ेंगे। अगर उन्हें लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट, स्लाइट इम्प्रूवमेंट करके इसको पब्लिश किया जा सकता है, तो वो इम्प्रूवमेंट्स, करेक्शंस बताए जाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये पब्लिश करने लायक नहीं है, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क ऑफ दैट स्टैंडर्ड कि वो उस पर्टिकुलर जर्नल में पब्लिश हो सके, तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जो उनके द्वारा रिव्यू करने के बाद पब्लिश होने का जो प्रोसेस है, इसी को हम पीर रिव्यूड कहते हैं। और जो ट्रेड जर्नल वाली कैटेगरी है, इसमें जो जर्नल्स आती हैं, इसमें पीर रिव्यूड का कोई यानी एक्सपर्ट से वेरीफाई करवाने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। नए ट्रेंड्स हैं, नई चीज़ें हैं, उसको वो पब्लिश कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, फॉरेन ट्रेड रिव्यू, इंडियन ट्रेड रिव्यू, पब्लिशर्स वीकली, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा इसके बाद आता है पॉपुलर एंड जनरल इंटरेस्ट पीरियोडिकल्स। अब ये समझ लीजिए कि आप अगर किसी स्कूल में, कॉलेज में कहीं काम कर रहे हैं, तो आपके यहाँ जो मैगजीन्स आ रही हैं या अपने घर में सब्सक्राइब कर रखी हैं अपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए या अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए करंट अफेयर्स से, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। यही हुई 3 कैटेगरीज ऑफ पीरियोडिकल्स। इसमें क्या है, क्या क्या कवर करता है ये, These cover news, current events, hobbies, special interest, and are targeted at a general public and available to a broad audience। यानी इसमें बहुत सारे लोगों को कवर किया जाता है और जो यूज़र्स हैं उनके वेराइड इंटरेस्ट के ऊपर चीज़ें इसमें पब्लिश की जाती हैं। इसको पब्लिश कौन करता है, जो इन लोग जो मैगज़ीन्स हैं इनमें जो काम करने वाले एडिटोरियल स्टाफ हैं वही लोग इसको पब्लिश करते हैं। कुछ राइटर्स होते हैं इनके अलग से और इसके थ्रू ये आती हैं। अब इसमें भी पीर रिव्यूड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है क्योंकि ये एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए हैं या फिर अवेयरनेस पर्पज़ के लिए। जैसे इसमें सबसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है रीडर्स डाइजेस्ट। ये स्कूल में मंगाई जाने वाली वन ऑफ द वेरी फेमस मैगजीन्स है रीडर्स डाइजेस्ट, जो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी काम आती है, अपने आप को अपडेट रखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसके नीचे हम कुछ इसमें एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बस उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख दिया जाता है जब आपको इस तरीके से फॉर्मेट में लिखना होता है। तो फिर आता है नेक्स्ट हमारा न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर डेली की कैटेगरी में ही रखते हैं हम हमेशा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो आते हैं न्यूज़पेपर वो डेली ही आते हैं। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि डेली ही हो। अ न्यूज़पेपर इज़ नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है वो प्राइमरी भी होती है और सेकेंडरी भी होती है। प्राइमरी ऐसे है कि मान लीजिए कोई रिपोर्टर किसी घटनास्थल पर मौजूद है, उसने लाइव चीज़ें देखी हैं और उसने वहाँ से टेलीकास्ट किया है, मतलब उसको प्रिंट करवाया है, या उसने किसी से इंटरव्यू लिया है। मान लीजिए कोई प्लेयर है, वो नेशनल्स में खेल कर आया है और उसका इंटरव्यू ले करके और फिर उसको कहीं कम्युनिकेट किया गया दूसरी जगह जाके और फिर प्रिंट हुआ, तो वो सेकेंडरी में आ गया कि मैंने वहाँ से डेटा कलेक्ट किया और फिर यहाँ ला कर दिया। अब अगर उस प्लेयर ने खुद ही उसके बारे में लिखा है कोई आर्टिकल, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और उसको पब्लिश किया गया है, तो वो प्राइमरी में आ जाएगा। ये न्यूज़पेपर का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। और न्यूज़पेपर जो है वो हमेशा प्रिंट में ही अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिसको आप ऑनलाइन भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें भी अवेलेबल है। मैगजीन्स के भी साथ में यही केस है कि कुछ सभी तो नहीं, लेकिन कुछ मैगजीन्स ऐसी भी हैं जो आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में अवेलेबल होती हैं, आप उनको ऑनलाइन मीडियम से ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब न्यूज़पेपर जो हैं ये हमेशा आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देते हैं, करंट इन्फॉर्मेशन देते हैं और
डेली भी आते हैं। डेली में क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है, इकोनॉमिक टाइम्स है, ये सारे डेली वाले हैं। अब वीकली फोर्टनाइटली की कैटेगरी में जो आते हैं वो हैं, नीचे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे हिंदी वाला क्या है, सद्भावना टाइम्स है, या द न्यू एज रिपोर्टर है, और नॉर्थ ईस्टर्न मेल है, एनजीओ इंडिया है, ये सारे इसमें आ गए। नेशनल लेवल के जो न्यूज़पेपर हैं उसमें भी उसका एग्जांपल है, क्या है, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब नेशनल का मतलब क्या है, अ न्यूज़पेपर दैट हैज़ नेशनल फोकस, यानी इसमें जैसे आप अमर उजाला, दैनिक जागरण और इस तरीके दैनिक भास्कर है, कुछ अगर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ आपके लिए लोकल न्यूज़पेपर अलग होगा, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लिए न्यूज़पेपर जो लोकल है, मान लीजिए टाइटल तो सेम है, अमर उजाला ही है, दैनिक जागरण ही है, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया की लोकल एरिया में फोकस ज़्यादा रहता है, उसका लोकल न्यूज़ ज़्यादा रहती है उसमें। नेशनल लेवल का जो न्यूज़पेपर होगा उसमें रीजनल लोकल से ज़्यादा फोकस होता है नेशनल लेवल की न्यूज़ पे। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल, न्यूज़पेपर हैविंग इंटरनेशनल एडिशंस, जो बाहर की भी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है और वो बाहर भी, बाउंड्रीज से बाहर भी पब्लिश होते हैं, जैसे द इंटरनेशनल न्यूयॉर्क टाइम्स, द डेली टेलीग्राफ, द इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यूनल, द वॉल स्ट्रीट जर्नल एशिया, जो बाउंड्री अक्रॉस द बाउंड्रीज शेयर होते हैं। ऑनलाइन मीडियम में टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारे ऑनलाइन में अवेलेबल हैं। ऐसे इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। अब आया टेक्निकल रिपोर्ट। A technical report is a formal report designed to convey technical information in a clear and easily accessible format. It is usually a document written on any field of knowledge by a researcher detailing the results of a project. टेक्निकल रिपोर्ट है, रिपोर्ट का मतलब आप कहीं स्टडी टूर के लिए जाते हैं, आपको उसका एक रिपोर्ट बनाकर देना होता है। आप कहीं कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं तो वहाँ की रिपोर्ट बनाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, वैसी टेक्निकल रिपोर्ट है कि किसी ने कोई प्रोजेक्ट में काम किया है और उसका जो रिज़ल्ट है उसको उसने कंपाइल करके दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट हम डिसर्टेशन और थीसिस वाले में। ये क्या कहता है, जब हम लोग सभी मैंने MLI जब किया था, हमने मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस, तो हमें हमारे फाइनल सेमेस्टर में एक शॉर्ट रिसर्च वर्क करने के लिए दिया जाता है, जिसको हम डिसर्टेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है, आपको एक टॉपिक में काम करना होता है और उस टॉपिक के ऊपर आपको काम जो है वो आपका थीसिस की तरह ही होता है, लेकिन जब आप थीसिस लिखते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तो उसमें आपका एरिया जो है वो वाइडर होता है, और जब आप डिसर्टेशन करते हैं तो आपका जो स्कोप ऑफ स्टडी है, जो एरिया है, वो छोटा होता है। अब डिसर्टेशन क्या होता है, इसमें कितने चैप्टर्स होते हैं, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारे इसके लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक अलग से दे दूँगी। फ़िलहाल के लिए इसमें क्या डिफरेंस है ये जान लेते हैं। जब आप PhD करते हैं, डॉक्टरेट लेवल की स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे आप थीसिस लिखते हैं, जो कि आपका अपना काम होता है, कोई नया टॉपिक होता है, कुछ नई इंटरप्रिटेशंस होती हैं। और जो डिसर्टेशन है उसमें जो पहले से काम किया हुआ है उसको स्टडी करते हैं आप, और उसमें अपनी तरफ से कुछ इनपुट्स देते हैं, और ये शॉर्ट वर्क होता है जो आपको अपनी फाइनल सेमेस्टर ऑफ MLIs में या मास्टर्स में देना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि MLI में ही करें, जितने भी मास्टर लेवल की डिग्री कोर्सेज होते हैं उनमें ज़्यादातर में ये कराया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फ्रेंस पेपर। कॉन्फ्रेंस पेपर यानी कोई कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है एक तरह की ऐसी मीटिंग जिसमें एक ही डिसिप्लिन के, यानी लाइब्रेरी साइंस की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल्स मिलते हैं और कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो अपने पेपर्स को वहाँ प्रेजेंट करते हैं जो उन्होंने लिखा होता है, और यही इसकी जो प्रोसीडिंग होती है, प्रोसीडिंग का मतलब है जो वहाँ पे काम किया गया है, जिन लोगों ने प्रेजेंट किए हैं पेपर्स, उस सब के जो पब्लिश्ड फॉर्म में हमें मिलता है उसी को हम कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग कहते हैं। तो ये भी हमारा प्राइमरी में आ रहा है। प्राइमरी में क्यों? क्योंकि वो मीटिंग में जो डिस्कशन हो रहा है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। मे बी टॉपिक सिमिलर हो सकता है, लेकिन उस दिन जो डिस्कशन होगा वो प्राइमरी होगा। पेटेंट जो है वो इंटेलेक्चुअल राइट्स के अंदर आता है। गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अधिकार दिया जाता है कि आपने अगर कोई नया इन्वेंशन किया है तो आप उसको अपने लिए रिजर्व कर सकें, यानी कुछ समय के लिए आप दूसरों को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि वो उस चीज़ का इस्तेमाल ना कर सकें, वैसी सेम चीज़ ना बना सकें या उससे पैसे ना कमा सकें। अब जैसे कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपको कोई फूड पसंद है, कोई स्नैक पसंद है,
एक ही तरह के बहुत सारे स्नैक्स आते हैं, लेकिन उनमें उनके जो टेस्ट हैं, उनकी जो पैकेजिंग है, वो कम्प्लीटली अलग होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेटेंट लिया हुआ है उस चीज़ का, इसलिए जो दूसरी कंपनी है वो सेम वैसा ही नहीं बना सकती, उसको कुछ ना कुछ वेरिएशन रखना पड़ेगा, तो वो पेटेंट होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड का मतलब होता है सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड रूल्स, कुछ ऐसे नियम जिसका हर किसी को पालन करना है। अब अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, या मार्केटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो काम उस तरीके से नहीं हो पाएगा। सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करनी ज़रूरी होती हैं। अब इसमें एक एग्जांपल हमें दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड फॉर्मेट। क्यों दिया गया है? क्योंकि जब हम यूनियन कैटलॉग की बात करते हैं, यूनियन कैटलॉग मतलब कि सभी ने अपने अपने पास कैटलॉग बनाकर रखे हैं और उसको हम शेयर करते हैं, अक्रॉस द बाउंड्रीज भी शेयर करते हैं। तो अगर हमारा जो रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट है वो सेम नहीं होगा तो यूनिवर्सलिटी तो आ ही नहीं सकती है। तो आप उसको एक्सचेंज कैसे करेंगे? अगर सबने अलग अलग बना कर रखे अपने फॉर्मेट तो वो एक साथ मर्ज नहीं होंगे, वो शेयर करने कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो इसलिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। जैसे नो हाउ एक टर्म होता है जब हम कहीं से सर्विसेज को इम्पोर्ट करते हैं या किसी के साथ अपनी सर्विसेज अक्रॉस द बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, तो वो कैसे पॉसिबल होता है? जब हम कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो यूनिवर्सलिटी नहीं रहेगी। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत फेमस हैं, जो कि स्टैंडर्ड्स बनाने का काम करती हैं, वो हैं ISO, NISO और BSI। इसके बाद आता है हमारे पास ट्रेड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन। इसका क्या मतलब है? सिंपली ये लोग एडवर्टीज़मेंट का काम करते हैं, जो भी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड नई जानकारी है उससे यूज़र को अवेयर करवाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स को खरीद सकें। अब कुछ और प्राइमरी सोर्सेज हैं इसमें जो मैंने आपको अभी एग्जांपल्स बताए हैं। इसके अलावा क्या क्या हैं? पर्सनल पेपर्स हैं, जैसे डायरी है, बहुत सारे लोग डायरी मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे एक एनी फ्रैंक डायरी, ये बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसके बारे में स्कूल में एक चैप्टर भी होता है इसका, अलग से ये बुक भी छपी हुई है। तो वो एक लड़की थी जिसने एक डायरी मेंटेन करी थी अपने पास में और वो कुछ समय के बाद पब्लिश की गई। तो ऐसे डायरीज़ होती हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, पेंटिंग्स हैं, किसी के लेटर्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। कोई स्पीचेस हैं, जैसे कि हमारे पुराने जो महान लोग हैं उनकी स्पीचेस हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, नेहरू हैं, इनके जो पुराने स्पीचेस हैं उनके रिकॉर्ड्स रखे गए हैं। लीगल केसेस हैं, किसी मीटिंग के जो डिटेल्स हैं वो अगर आप मेंटेन करें तो ये सारी कोई फिल्म, कार्टून, एनीथिंग, सॉफ्टवेयर है, कोई ईमेल कॉन्वर्जेशन आपकी किसी के साथ में हो रही है, कोई वेबसाइट है, हर एक चीज़ जो है वो प्राइमरी है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट हैंडेड है, फर्स्ट टाइम है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स थे प्राइमरी सोर्सेज के, एंड आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद आएगा सेकेंडरी सोर्सेज, और उसमें मैं आपको सेकेंडरी के बारे में ही बताऊंगी। फिर थर्ड वीडियो में we will discuss about tertiary sources. Thank you.